हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स रेट कम हो सकते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही है। गवर्नमेंट इकोनॉमी की डिमांड को बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकती है, क्योंकि अगर हम बात करके चले जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो 5% से 30% का है, और यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 लाख से 15 लाख। अगर आप 3 लाख एनुअली कमाते हो और आप 15 लाख तक पहुंच जाते हो तो 5% से 30% तक का फर्क पड़ रहा है। अभी के टाइम पे पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है। जो लोग कम इनकम एज ग्रुप के अंदर आ रहे थे उनकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी है। अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ हमको दिखाई दे रहा है, और ये लोएस्ट लेवल है 2011-12 बेस ईयर से कंपेयर करके चले तो, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहती है इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करे तो आपको डिमांड को जनरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लोगों के पास में पैसा ज्यादा बचाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज हो सकती है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि अभी इलेक्शन की वजह से कंप्लीट बजट नहीं आया था। अभी फिर से बजट अनाउंसमेंट होगी, क्या पता उसके अंदर कुछ बोल दिया जाए, और हो सकता है शायद ना चेंज किया जाए। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम अपना मूवी टिकट बिजनेस को जोमैटो को बेच सकता है, और ये न्यूज कंफर्म कर दी है दोनों कंपनीज ने। कहा जा रहा है इस वर्टिकल की जो वैल्यू होगी वो 1600 से 1750 करोड़ के बीच में हो सकती है, और रिपोर्ट्स की मान के चले जो टोटल वैल्यू है वो 2000 करोड़ तक जा सकती है, क्योंकि क्योंकि सिनेमा एग्जीबिटर से भी कुछ पैसा लेना है। ये जो पेटीएम का मूवी और इवेंट टिकटिंग बिजनेस है वो 13% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, अगर हम पेटीएम के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करके चले फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। पर यहां पे मेरा एक दिमाग में थॉट आ रहा है, जोमैटो खरीद तो रहा है पर क्या वो पेटीएम के अंदर ही चलेगा? क्योंकि लोग पेटीएम यूज करते हैं, वो पेटीएम के अंदर ही ऑप्शन आ जाता है, इसलिए वो वहां से बुक कर लेते हैं। कल को जोमैटो के अंदर ऑप्शन वैसे ही जोमैटो निकाल देगा तो जो लोग जोमैटो यूज कर रहे हैं वहां पर भी वो यूज करने लग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरे हिसाब से बहुत बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बट 1700 करोड़ रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं तो 1700 करोड़ में तो हम अपना खुद का भी बिजनेस बना सकते हैं, क्योंकि लॉजिकली आप टेक और डिस्ट्रीब्यूशन खरीद रहे हो, और टेक और डिस्ट्रीब्यूशन जोमैटो के लिए शायद उतना भी मुश्किल नहीं होगा और उतने ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। अभी के टाइम पे अगर जोमैटो की बात करके चले तो वो भी इवेंट टिकटिंग बुकिंग सर्विस देता है। जोमालैंड के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसकी बुकिंग भी दिखाता है, बट अभी तक वो मूवी टिकट वाले बिजनेस के अंदर नहीं आया था। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के बताओ आप कहां से मूवी टिकट लेते हो? ये पेटीएम वगैरह लेते हो, या फिर ऑफलाइन जाके लेके आते हो, या फिर आप जो बहुत सारी साइट्स है वहां से डाउनलोड करके देख लेते हो, या फिर आप ओटीटी पे आने का वेट करते हो? अगली खबर स्विगी की है। तो उन्होंने प्रीमियम ग्रोसरी सर्विस हैंडपिक निकाल दिया है। हैंडपिक स्विगी इंस्टामार्ट ऐप के अंदर ही रहेगा, जहां पर कुछ कुछ बड़े लेबल्स रहेंगे, जहां पर आप कुकीज, ब्रेड, हैंडमेड पनीर, ऐसे ऐसी चीजें ले सकते हैं। अभी के टाइम पे शायद ये बेंगलुरु में ही ऑप्शन आ रहा है। रिसेंटली इंसेनली गुड नाम का जो ब्रांड था उसको सुपर डेली रीब्रांड किया गया था। अब शायद उस ब्रांड को अलग से बना के कुछ और किया जा रहा है। अगर मैं जेप्टो की बात करके चलूं तो जेप्टो ग्रोसरीज और हायर वैल्यू आइटम्स में घुसने वाला है। अब इसका मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गिफ्टिंग आइटम और लग्जरी गुड्स भी मिलेंगे जेप्टो के ऊपर। अब ये डाइवर्सिफिकेशन का तरीका देखो किस तरीके से तीनों कंपनियां डाइवर्सिफाई कर रही है। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो वो कह रहा है हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे, तो प्रीमियम सर्विसेज हम ऑफर करेंगे। इन्होंने उसको बहुत बार पिवट करके देख लिया है। अगर हम जोमैटो की बात करके चले तो वो एक्विजिशन मॉडल के ऊपर फोकस कर रहा है कि भाई पहले उन्होंने ब्लिंकिट खरीदा, जहां पर उन्होंने क्विक कॉमर्स के ऊपर अपने आप को अच्छे लेवल पे स्केल किया। अब वो टिकटिंग के अंदर भी अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहा है, तो धीरे धीरे अलग अलग लेवल पे डाइवर्सिफाई कर रहा है। जहां जोमैटो पहले खाली फूड डिलीवरी पे काम करता था, अब वो टिकट का भी सोच रहा है, और क्विक कॉमर्स तो चलो मुझे लगता है इंटरलिंक था, क्योंकि डिलीवरी नेटवर्क वही यूटिलाइज हो जाता है। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो जेप्टो भी एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है। आप ग्रोसरी के अंदर थे, अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स लग्जरी गुड में आ रहे हो। दिस मींस और आप अपने उसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूटिलाइज कर पाओगे। जहां पे पहले सब्जी देने के लिए कोई बंदा आ रहा था, अब वो माइक्रोवेव दे जाएगा। हो सकता है फ्रिज देने में उसको दिक्कत आए, उसके लिए आपको नया लॉजिस्टिक सिस्टम बनाना पड़े, बट बहुत सारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स तो आराम से आ पाएंगे। और लग्जरी गुड की बात करके चले तो लग्जरी गुड भी आराम से आ पाएगा। तो आपको किसकी विजन ज्यादा अच्छी लग रही है? एक्विजिशन मॉडल धीरे धीरे करके अपने आप को एक्सपैंड करना स्विगी की तरह, या फिर जेप्टो की तरह एकदम खतरनाक तरीके से अपने आप को एक्सपैंड करना? चाहे आप लॉस भी कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जेप्टो के मार्केट शेयर की बात करके चले क्विक कॉमर्स के अंदर इस टाइम पे 28% है। ब्लिंकिट 40% पे लीड कर रहा है, और ब्लिंकिट एक्वायर्ड बाय जोमैटो है।
जेप्टो का प्लान है अपना आईपीओ निकालने का 2026 के अंदर। अगली खबर एक फैक्ट की है, तो ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करके चले तो वो कॉस्मेटिक मार्केट में लीड कर रहा है। लिप प्रोडक्ट्स डोमिनेट करते हैं अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करके चले। ये डेटा है। अगर आपको कॉस्मेटिक्स में घुसना है तो आपके लिए एक बहुत पक्की पकाई खिचड़ी टाइप्स आ गई है। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट के ऊपर घुसना है। अगर आपको सबसे पहले कोई नया प्रोडक्ट निकालने का प्लान है तो लिप्स के अराउंड प्रोडक्ट निकालो, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन भी ज्यादा है, बट डिमांड भी ज्यादा है, तो आप एक छोटा चंक उसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपका मार्केटिंग स्पेंड ज्यादा नहीं है तो ईस्टर्न इंडिया के ऊपर कंसंट्रेट करो, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग बैठे हैं, तो आपका जो कैपिटल है वो ढंग से यूटिलाइज हो पाएगा। अगली खबर ओयो की है, तो ओयो ने $125 मिलियन रेस करे हैं 75% डिस्काउंट के ऊपर। ये समझने वाली बात है भाई। वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। 2019 के अंदर वैल्यूएशन $10 बिलियन थी और अभी इसके हिसाब से $2.5 बिलियन वैल्यूएशन आ गई है। अभी रिसेंटली इन्होंने आईपीओ के लिए फाइल किया था, पहले 2021 के अंदर किया था और अभी 2023 के अंदर भी इन्होंने फाइल किया था, जहां पर ये $1.2 बिलियन रेस कर रहे थे $12 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और कंपनी के अंदर मेरे हिसाब से सब कुछ सही हुआ है, बेकार तो हुआ नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। जो ओयो की डायरेक्शन है वो बेटर दिखाई दे रही है। शार्क टैंक पे आने के बाद में ओयो की ब्रांडिंग भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। तो सारे चेकमार्क्स अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए थी। बट आईपीओ के अंदर ये $12 बिलियन की वैल्यूएशन मांग रहे थे और ये पीई से $2.5 बिलियन पे पैसा रेस कर रहे हैं। इसका मतलब आईपीओ वैल्यूएशन बहुत हाई रखी गई थी। या आपको लगता है कोई और रीजन भी हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली खबर ब्लैक बक की है, जो कि फ्लिपकार्ट बैक्ड है। तो उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कन्वर्ट कर लिया है, तो हो सकता है जल्दी पैसा रेस किया जाए। ये B2B लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, कंपनी लॉस में है। अगर यहाँ पे एक अच्छी कॉपीराइटिंग का तरीके की बात करके चलूं, क्योंकि ये कंटेंट हमने अलग अलग ब्लॉग से ही उठाते हैं, यहाँ पे कंटेंट समझने की कोशिश करो। ब्लैक बक का जो रेवेन्यू है वो 15.5% से डिक्रीज हुआ है, मतलब इनका रेवेन्यू घटा है। अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अगर इनके लॉसेस की बात करके चले तो लॉसेस 290 करोड़ पे पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 23 पे, जो कि पहले 285 थे। मतलब अगेन लॉसेस बढ़े हैं, बट इसको लिखा है लॉसेस कंट्रोल एट। लॉसेस को कंट्रोल कर दिया। रेवेन्यू घटा है बट लॉसेस को कंट्रोल रखा है। भाई दिस इज नॉट राइट। आप कंपनी को पब्लिक लिस्ट कर रहे हो, प्लान कर रहे हो कि 2025 के हाफ तक, सेकेंड हाफ तक आप आईपीओ निकालोगे, आपका रेवेन्यू घट रहा है और आप लॉसेस रिपोर्ट कर रहे हो, तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है ये लॉसेस वाली गेम कैसे चल रही है इतने लंबे टाइम तक। अब तो मुझे लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थोड़े थोड़े समझदार होने लग गए हैं। अगर मैं स्लाइस की बात करके चलूं, जो एक फिनटेक यूनिकॉर्न है, उन्होंने 165 करोड़ रुपीस रेस करे हैं डेट की फॉर्म के अंदर। ये ओवरऑल देखा जाए तो $30 मिलियन रेस करने थे, $20 मिलियन कर ली है, $10 मिलियन इनके पास में भी जल्दी आ जाएंगे। स्लाइस को भी रिसेंटली ही सीसीआई से मर्जर का अप्रूवल मिल गया था, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। अब बस एनसीएलटी का वेट है, उसके बाद में मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम एसबीआई की बात करके चले तो उन्होंने क्लियर कर दिया है उनका विजन स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, कि भाई पहले जो सब्सिडरीज है उसको स्केल किया जाएगा, रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसको मोनेटाइज किया जाएगा। दिस मीन उसका आईपीओ निकाला जाएगा, उसको बेचा जाएगा। यहाँ पर मेजरली दो सब्सिडरीज की बात हो रही है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई पेमेंट सर्विसेज। अगली खबर टीसीएस की है, तो वहां पर 80,000 ओपन जॉब पोजीशन है और कहा जा रहा है स्किल गैप की वजह से सब कुछ हो रहा है। स्किल गैप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज के टाइम पे जो लोग ग्रेजुएट्स भी है ना, उनको उस लेवल का स्किल ही नहीं है। हमने भी अपनी कंपनी के लिए बहुत हायरिंग के अंदर प्रॉब्लम्स इशू करी है कि भाई लोग कहते हैं हमको ये आता है, हमको ये आता है, बट आता कुछ भी नहीं होता है। और यहां पर कॉलेजेस की गलती नहीं है, मुझे लगता है ढंग से एक्सपोजर ही नहीं ले रहा कोई। कोई बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको लगता है वही सब कुछ है, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। अब कई लोगों की नौकरियां लग जाती है जो स्मार्ट होते हैं, बट कंपनी उनको पहले ट्रेन करती है और इंडस्ट्री की सारी चीजें सिखाती है। अभी के टाइम पे इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, इस चक्कर में कंपनियां कोशिश कर रही है कि हायरिंग को स्लो डाउन किया जाए। इस चक्कर में वो ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहती है। तो मैं तो सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को कहता हूं यार, अपना अपस्किल करते रहा करो, अपने आप को इंप्रूव करते रहा करो। अगर मैं एमबीए की बात करके चलूं, मुझे लगता है एमबीए मेरे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि जब मैं कॉलेज से पढ़ के आता था, जो टॉपिक्स पढ़ता था उसको मैं इंटरनेट पे पढ़ता था, देखता था इंटरनेशनली कैसे चल रहा है और कैसे किया जा सकता है। उसके बाद जो मेरे दिमाग में आइडियाज आते थे वो मैं अपने टीचर से शेयर करता था और वहां पर हमारी डिस्कशन होती थी। तो इसके चक्कर में मेरे कंसेप्ट, मेरा लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया था। बट कितने ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा करते हैं? मुझे लगता है जो मैं टीचरों से बहसें करता था उसके चक्कर में मेरे इंटरनल नंबर कम हुए होंगे, बट ओवरऑल मैं बहुत बेटर डेवलप हो गया।
अगली खबर एक रिपोर्ट की है जिसके हिसाब से जो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो 1.25 लाख करोड़ रुपया लूज कर सकता है। जो इंडिया चाइना की टेंशन चल रही है, बेसिकली चाइनीज कंपनीज को इंडिया में मूव करना था, अपनी फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां लगानी थी, बट इंडिया वाले ढंग से पैसा आने नहीं दे रहे चाइना से इंडिया के अंदर, उसके चक्कर में सारी प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे लगता है अभी जो रिसेंटली रूल निकाला गया ना, 51% कोई भी अगर इंडियन कंपनी ओन करती है तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो मेरे हिसाब से वो चीज शायद इस रिपोर्ट के खिलाफ हो सकती है। बाकी अगेन हम एक डेटा भी पैटर्न भी देख रहे हैं कि अगर आपके पास में ऑप्शन है इंडिया में 51% किसी और को देके पार्टनरशिप करने का वर्सेस कहीं और जाने का, तो चाइनीज कंपनीज बाहर जा रही है। जैसे भी हमने देखा वियतनाम में भी फैक्ट्रियां लगाई गई है। एक कंपनी जो इंडिया में आना चाहती थी, फैक्ट्री लगाना चाहती थी, आईपैड्स बनाना चाहती थी, अब वो वियतनाम से 8 से 10 बिलियन डॉलर के आईपैड्स बना रही है। तो कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है ना। इंडिया ने पीएलआई स्कीम निकाली है जिसकी वजह से कंपनीज डायरेक्ट इंडिया के अंदर आ रही है, जो कि अच्छी चीज है। बट चाइना वाला सेक्टर लूज कर रहे हैं, तो देखा जाए एक जगह पे इसका फायदा भी है और एक जगह पे इसका लॉस भी है। बाकी मैं पर्सनली चाहता हूं कि इंडिया के अंदर आ जाए चाइनीज कंपनीज, चाहे 51% चाहे कैसे भी है, क्योंकि जैसे BYD जैसी कंपनीज है, अगर वो इंडिया के अंदर आती है तो ईवी स्पेस और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा अगर गाड़ियों की बात करके चले तो। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो एलॉन मस्क ने ईवीएम के ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी है। हर जगह पे अब इसका बवाल चल रहा है। उन्होंने बोला है कुछ भी हैक हो सकता है। कहानी क्या शुरू हुई थी, पहले उन्होंने ट्वीट किया जहां पर उन्होंने बोला कि ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है। उसके बाद जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर है राजीव जी, उन्होंने उनको ट्वीट कर रिप्लाई किया कि भाई ऐसा नहीं है, ईवीएम सिक्योर भी बनाई जा सकती है। जैसे इंडिया का ईवीएम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ ब्लूटूथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है, लोकली चलता है, चक्कर में हैक नहीं हो सकता। उसके बाद एलॉन मस्क ने बोला एनीथिंग कैन बी हैक्ड। फिर उसके बाद में आईटी मिनिस्टर ने बोला हाँ हो तो सकता है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हो, ऐसा कुछ हो वैसा कुछ हो, हैक तो सब कुछ हो सकता है। अब यही बवाल चल रहा है कि इंडिया के अंदर ईवीएम हैक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है। अब जब ये खबरें निकल के आती है, लोग मार्केट में पता कैसी कैसी बातें करते हैं कि भाई बीजेपी ने ना यूपी जान करके हारा है, क्योंकि अगर वो यूपी हार जाते ना तो ईवीएम वाला किसी को समझ में नहीं आता कि ईवीएम वाला ऐसा हुआ है, क्योंकि ईवीएम तो हैक चल ही रहा है। मतलब ऐसी ऐसी खबरें फैलती है उसके बाद में। मुझे पर्सनली लगता है कि ईवीएम हैक नहीं होता, क्योंकि अगर ईवीएम हैक होता तो इंडिया के अंदर इस तरीके के रिजल्ट्स नहीं आते। अगली खबर ओपन एआई की है। तो उनके सीईओ ने बोला है कि वो प्रॉफिट कॉर्पोरेशन की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। हमने इस खबर को बहुत टाइम पहले कवर कर लिया था कि भाई अभी वो प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ करने का, और अभी सामने से खबर निकलती हुई आ रही है। अगली खबर YouTube की है। तो YouTube बहुत सारे फीचर्स को टेस्ट कर रहा है। हमने रिसेंटली बात करी थी, अभी लाइव स्ट्रीम के अंदर भी वो चैट टॉपिक का ऑप्शन निकाल रहा है। अगर लाइव स्ट्रीम पे आप जाते हो तो बहुत सारी कमेंट्स आती है, तो वो उन कमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर देगा टॉपिक्स के हिसाब से, जिसके हिसाब से थीम के ऊपर लोग बात कर पाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर मैं बात करके चलूं इसी वीडियो की, इस वीडियो के अंदर हमने 3 थंबनेल की टेस्टिंग करी है, जहां पर आपको अलग अलग 3 थंबनेल दिखाई देंगे। हम तीनों को टेस्ट कर रहे हैं कि किस टाइप का थंबनेल चलता है, मेरी फोटो के साथ चलता है, मेरी बिना फोटो के चलता है, कैसा चलता है। उसके बाद जो डेटा आएगा हम आपसे शेयर करेंगे, ताकि हमको भी पता लगे कि क्या कोई कोरिलेशन निकल के आ रहा है थंबनेल के अंदर या फिर नहीं आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, मजा आएगा, क्योंकि मुझे लगता है लोगों के ओपिनियन से बेटर डेटा ड्रिवन अप्रोच ज्यादा अच्छी रहती है। लोगों को मैं भेज दूं भाई ये 3 थंबनेल है, आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है, सब लोग अपने अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनल बायसनेस होती है। बट जब YouTube इंटरनली इसको रन करेगा ना, तो हमको समझ में आएगा कि डेटा बेस के ऊपर कौन सा बेटर रह रहा है। हमने रिसेंटली वीडियो डाली है साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर, जहां पे हमने Amazon FBA के बारे में बात करी है। ये एक वर्कशॉप करी थी हमने रिसेंटली, हमने उसी की रिकॉर्डिंग डाली है। इस बार हमने उसको कम काटा है, नॉर्मली हम ज्यादा काटते हैं, इस बार थोड़ा रिलेटिवली रॉ रखने की कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे कि आप बहुत कुछ काट देते हो, तो हमने थोड़ा सा रॉ रखने की कोशिश करी है। अगेन काटा तो हमने बहुत कुछ है, बट थोड़ा कम काटा है। तो अगर आप इंडिया से यूएसए के अंदर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। और वहां पे भी हमने टेस्टिंग कर रखी है 3 थंबनेल्स की। आपको मैं एनालिटिक्स दिखाता हूं, देखो अभी के टाइम पे एनालिटिक्स कैसा चल रहा है। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करके चलूं तो वो क्रिएटर इनसाइट का ऑप्शन निकाल के लेके आ रहा है, जहां पर क्रिएटर की परफॉर्मेंस दिखाई देगी ब्रांड्स के लिए। मतलब अगर मेरा ब्रांड अकाउंट है तो मैं किसी क्रिएटर के इनसाइट्स देख सकता हूं, जहां पे मुझे पता लगेगा कितने फॉलोअर्स है, कितने अकाउंट रीच हुआ है, कितना अकाउंट एंगेज हुआ है, ताकि मुझे पता लग जाए कहीं फेक फॉलोअर्स फेक अकाउंट तो नहीं है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज करी है, जिससे सामने एकदम पारदर्शिता आ जाएगी भाई कौन सा चैनल सही काम परफॉर्म कर रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, कौन सा नहीं कर रहा है। कहा जा रहा है इसमें और डेटास भी आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर। अगली खबर व्हाट्सएप की है। तो वॉइस मैसेज का ट्रांसक्रिप्शन निकाल सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर। एडिशनल ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, पोर्चुगीज, स्पेनिश, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस के अंदर आ जाएगी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन, किसी ने ऑडियो नोट भेजा,
मैंने उसको सीधा टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, मुझे ऑडियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो मुझे लगता है ऑडियो से ज़्यादा एफिशिएंट कोई चीज़ नहीं होती है, हम अपने ऑफिस के काम में ऑडियो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट कई बार क्या होता है, आप ना मीटिंग में होते हो, कहीं पे होते हो जहाँ पे आप ऑडियो नहीं सुन सकते, तो वहाँ पे आप उसको ट्रांसक्राइब करके उसका टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो और रिप्लाई बैक भी कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करके चलूँ तो उन्होंने पॉज एड्स को ले आए अपने टीवी फीड के अंदर। अगर आप वीडियो को पॉज करते हो तो देखो, आप स्क्रीन हमने फोटो खींच के डाल रखी है, ऐसी कुछ आपको ऐड दिखाई देगी। और ये हमने अगेन बहुत टाइम पहले बात करी थी कि इसकी टेस्टिंग चल रही है, ये कई लोगों को दिखाई दे रही है और अब देखो आने लग गई है। और जितना हम OTT की तरफ जा रहे हैं ना, उतना हम अब इस टाइप की एड्स भी एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले टाइम में। तो दो टाइप की ऑडियंस रहेगी, जिनको एक तो जिनको ऐड चाहिए ही नहीं, तो जिनको ऐड नहीं चाहिए उनके बाद तो पैसा होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। हाँ, अगर कई लोग कहते हैं कि भाई आपकी वीडियो के अंदर ऐड लगा रखी है, अगर ऐड लगा रखी है दिस मीन्स आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, टाइम की वैल्यू ज़्यादा है तो यूट्यूब प्रीमियम बहुत सस्ता आता है यार, ले लो। और अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है ही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब प्रीमियम मत लो, आराम से ऐड देखो। और अभी के टाइम पे तो जुगाड़ है ही बहुत सारे तरीके जहां पर आप यूट्यूब को बिना एड्स के देख ही सकते हो। हाँ, आने वाले टाइम में शायद ये जुगाड़ खत्म हो जाएगा, बट अभी के टाइम पे तो देख सकते हो ना। और मान के चलो फ्यूचर इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। नेटफ्लिक्स पे भी हमने यही चीज देखी थी कि नेटफ्लिक्स एड्स की तरफ मूव कर रहा है, हॉटस्टार पे हम देख चुके हैं, जियो में हम देख चुके हैं, प्राइम के ऊपर तो मैं कहूंगा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी आपको रेंट पे प्रोडक्ट बेच रहा है वो। Amazon मिनी टीवी निकाल के लेके आ रहा है जिसके अंदर वो एड्स दिखा रहा है। तो सबके सब ना ये प्रीमियम मॉडल की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रीमियम सर्विस नहीं लेते, उनके टाइम की वैल्यू कम है, तो भाई वो एड्स देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो उन्हीं को ऐड दिखाते हैं, और टारगेटेड ऐड दिखाते हैं, टीवी वाली एड्स नहीं है किसी को कोई भी दिखाओ। मैं स्पेसिफिकली टारगेट कर सकता हूँ किसको कौन सी ऐड दिखानी है, किस सीरियल के ऊपर ऐड दिखानी है। इसको प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग कहते हैं, और ये भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। बाकी अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है हमारी ऐप का, हमारे लैंडिंग पेज का। आप देख सकते हैं हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप डिस्काउंट के मजे भी ले सकते हैं। हमारी ऐप के ऊपर कोर्स के अलावा आपको फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट मिलता है। आपको ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, तो वहाँ पे आपको न्यूज़ मिलती है, कम्युनिटी मिलती है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उसके आंसर मिल सकते हैं। मैं भी वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ, मैं भी क्वेश्चंस के रिप्लाई करता हूँ। और जो पेड कोर्सेज होते हैं उसके अंदर चैट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर हम लोगों से चैट पे भी बात करते हैं कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं उनको बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे 1-on-1 टाइप्स चलता है, मेरी टीम भी होती है, बट मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ कि मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर पाऊँ। और इसी के साथ में आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।